आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एजुकेशन एंड इकोनॉमी का एक दूसरे से क्या लिंक है और एजुकेशन का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ता है। एजुकेशन किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में उसकी क्या भूमिका है एजुकेशन की, इसको आज हम स्टडी करेंगे। एजुकेशन के बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं या शिक्षा का जो प्रभाव है आर्थिक वृद्धि पे या किसी भी अर्थव्यवस्था पे, उसे हम बहुत सारे तरीकों से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 9 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स लिए हैं एजुकेशन के, जिसमें पहला है फंडामेंटल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। फंडामेंटल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट का अर्थ ये है कि अगर हम विकास की बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन या शिक्षा जो है वो सबसे, आप कह सकते हैं, आधारभूत शिला है या सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे प्रमुख कारक है, सबसे फंडामेंटल फैक्टर है अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन या शिक्षा के बिना या शिक्षा में कमी की वजह से हमारा जो आर्थिक विकास या वृद्धि है उसमें एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगर एजुकेशन फैसिलिटी सही नहीं है, लेवल ऑफ लिटरेसी सही नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सही नहीं है, स्किल एजुकेशन नहीं है, तो ये सब ऑब्स्टिकल के रूप में या एक समस्या के रूप में उभर के आते हैं, जो कि आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास के रास्ते में एक रुकावट पैदा करते हैं। सेकंड पॉइंट है सिक्योर्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। इसका क्या अर्थ है? एजुकेशन या शिक्षा जो है वो आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में मददगार होती है एंड इट सिक्योर्स इट। सिक्योर्स इट का मतलब ये सुनिश्चित करती है कि अगर शिक्षा है, शिक्षा का दर बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था में, तो आर्थिक वृद्धि भी होगी और सामाजिक विकास भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब है वन दैट सस्टेन्स इटसेल्फ इन द लॉन्ग टर्म। दीर्घ काल में जब कोई प्रोसेस या कोई गतिविधि बनी रहती है तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल, जो कि लंबे समय तक बना रहे। अगर हम आर्थिक वृद्धि को लंबे समय तक देखना चाहते हैं या स्थिर आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं, तो हम बात करें सस्टेनेबिलिटी की, जो कि लगातार निरंतर एक लंबे समय काल तक बना रहे। और इसके लिए शिक्षा जो है सबसे प्रमुख भूमिका, या आप कह सकते हैं कि जितनी भी इंडिकेटर्स हैं उसमें एजुकेशन जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम निरंतर आर्थिक वृद्धि की बात कर रहे हैं एक लंबे समय के लिए, तो शिक्षा जो है उसमें एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से नेसेसिटी कमोडिटीज हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी तो उतनी ही अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, उत्पादकता होगी लेबर की, और उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। तो इनडायरेक्टली क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, और शिक्षा को बढ़ा के हम जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं। Next point is improves income distribution. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करता है, या हम कह सकते हैं आय का जो वितरण है समाज में या अर्थव्यवस्था में, उसको उसमें समानता लाने में या उसमें आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट लाने में सबसे कारगर है एजुकेशन। अगर एजुकेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में या जो गरीबी रेखा के नीचे के तबके के लोग हैं, अगर उनकी शिक्षा में वृद्धि आएगी तो उनकी आय जो है वो पहले की अपेक्षा
उसमें भी ज़्यादा वृद्धि आएगी और आय का जो वितरण है समाज में उसमें एक समानता नज़र आएगी, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो असमानता है गरीब और अमीर की आय के बीच में वो कम होगा अगर हम शिक्षा के दर को समाज में बढ़ाएंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अगर शिक्षा का दर बढ़ेगा तो इससे ह्यूमन कैपिटल या मानव पूंजी में वृद्धि आएगी और उससे जो श्रमिक है या जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता में वृद्धि आएगी और इस प्रकार से हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं या आर्थिक वृद्धि की बात कर सकते हैं अगर हम शिक्षा को बढ़ा रहे हैं या शिक्षा में वृद्धि ला रहे हैं। नेक्स्ट इज रेजेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इंक्रीज तब होगी जब हम एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे। जैसे जैसे लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे वो ज़्यादा क्रिएटिवली काम करेंगे और नए नए चीज़ों को क्रिएट करेंगे, नए सेक्टर्स को क्रिएट करेंगे, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट इज प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसका मतलब है कि जो व्यक्ति रिस्क टेकर है या जो जोखिम उठा के प्रॉफिट या लाभ के लिए काम करते हैं, कोई वस्तु प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर लोग एजुकेटेड हैं तो उनमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या जोखिम उठाने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी और उसके बढ़ने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि देखने को मिलेगी। if there is education in the society, then it will increase the entrepreneurship or risk taking capacity of the people and this will enhance the economic growth of the economy। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है कि हम 6 पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन कर दें। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का अर्थ है उत्पादकता। अगर हम लेबर प्रोडक्टिविटी की यहाँ पे बात करें, क्योंकि बात हो रही है एजुकेशन की या शिक्षा की, तो हम बात करेंगे लेबर प्रोडक्टिविटी की। लेबर जिसको हम डिनोट करते हैं एम से, श्रमिक की हम बात करें या लेबर क्लास की बात करें, अगर श्रमिक या लेबर क्लास ज़्यादा एजुकेटेड होगा, ज़्यादा शिक्षित होगा, शिक्षा उसको प्राप्त होगी, तो उसकी उत्पादकता जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि एजुकेशन के साथ उसकी नॉलेज बढ़ेगी, उसकी इनोवेटिव स्किल्स बढ़ेंगी, वो स्किल लेबर होगा और उसकी वजह से जिस प्रकार से वो काम करेगा वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होगी और उसकी वजह से उत्पादकता बढ़ेगी। अगर एक अनएजुकेटेड लेबर है तो वो जितना काम करेगा उसकी अपेक्षा जो एजुकेटेड या शिक्षित लेबर है वो ज़्यादा उतने ही समय में ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है और उत्पादन गतिविधि में अपना जो योगदान है वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा दे सकता है, जिसे हम कहते हैं उत्पादकता। तो अगर एजुकेशन बढ़ेगी, शिक्षा की दर में वृद्धि आएगी, लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा कारगर रूप में काम करेंगे और उनकी उत्पादकता में एक वृद्धि देखने को मिलेगी जो कि आर्थिक वृद्धि में मददगार होगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रमोट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की जब हम बात करते हैं तो इसका सीधा संपर्क हम देख सकते हैं R&D से या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि होती है वैसे वैसे तकनीकी स्तर पे भी हम वृद्धि करते हैं, एडवांसमेंट करते हैं और ये होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। जैसे जैसे शिक्षा का दर बढ़ेगा, हायर एजुकेशन में लोग जाएंगे, रिसर्च होगा, शोध होगा, तो उसके साथ साथ जो तकनीकी विकास है वो भी उतना ही बेहतर होगा और इवेंचुअली हम इकोनॉमिक ग्रोथ इससे प्राप्त कर सकते हैं या आर्थिक वृद्धि में ये बहुत ही ज़्यादा मददगार है। अगर हम टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस है, तकनीकी विकास करके हम ज़्यादा कारगर रूप से या ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, प्रदूषण को रिड्यूस कर सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ये 9 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं या 9 बेनिफिट्स हैं जो कि एजुकेशन की वजह से हमें प्राप्त होते हैं और इसके अलावा भी अदर बेनिफिट्स हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, बट दिस आर द 9 important benefits that we can see as a result of investment in the education sector.
There is a quotation in the 13th century by Hassi Bechtesveli, a nation which does not educate its women cannot progress. 13th सेंचुरी में हैसी बेक्टिसवेली का एक बहुत ही पॉपुलर या फेमस कथन है, अ नेशन विच डज नॉट एजुकेट इट्स विमेन कैन नॉट प्रोग्रेस, जिसका अर्थ है ऐसा देश जो कि अपने यहाँ की महिलाओं को शिक्षित नहीं करता, वो कभी वृद्धि या विकास नहीं कर सकता। ये कोटेशन इस बात को सामने लेकर आता है कि शिक्षा जो है वो महिलाओं के लिए या विमेन के लिए या फीमेल के लिए कितनी ज़्यादा प्रमुख है या कितनी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें हम ये समझेंगे कि एजुकेशन जो है या शिक्षा जो है वो आर्थिक विकास को डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से प्रभावित करती है। Prior to the 19th century, systematic investment in human capital was not considered specially important in any country. 19th century के पहले की अगर हम बात करें तो उस समय में जो ह्यूमन कैपिटल है या मानव पूंजी है उसमें निवेश को, इसको सीधे तौर पे हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल का अर्थ है एजुकेशन या शिक्षा, उसको बहुत ज़्यादा प्रमुख नहीं माना जाता था आर्थिक वृद्धि या विकास के लिए। तो 19th सेंचुरी के पहले की जो विचारधारा थी वो एजुकेशन को या शिक्षा को बहुत प्रमुख नहीं मानती थी आर्थिक वृद्धि के लिए, लेकिन 19th सेंचुरी के बाद जो भी स्टडीज हुई वो इस बात को सामने लेकर आई कि एजुकेशन या शिक्षा जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है या उसकी जो भूमिका है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रमुख है अगर हम आर्थिक वृद्धि या विकास की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर्स ऑन स्कूलिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वर क्वाइट स्मॉल। अगर हम शिक्षा में निवेश की बात करें तो स्कूलिंग पे, जॉब या जॉब के समय मिलने वाली ट्रेनिंग पे और इसी प्रकार की अलग निवेश जो कि शिक्षा में होते थे वो बहुत ही कम थे, दे वर क्वाइट स्मॉल। ये बात है 19th सेंचुरी के पहले की। ड्यूरिंग द 20th century, education, skills and acquisition of knowledge have become crucial determinants of a person's प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो ऑफ अ नेशंस प्रोडक्टिविटी। बट अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो शिक्षा को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड किया गया किसी भी व्यक्ति विशेष की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए या तो किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए शिक्षा की जो भूमिका है वो बहुत ही ज़्यादा मददगार है। इस प्रकार की विचारधारा जो है वो हम 20th सेंचुरी के बाद देख सकते हैं। After the 20th century, it was realized that education plays an important role in the productivity of a person and also of a nation. One can even call the 20th century age of human capital. क्योंकि 20th सेंचुरी से पहले शिक्षा को बहुत प्रमुख नहीं माना जाता था आर्थिक वृद्धि के लिए, इसलिए 20th सेंचुरी में जब इस विचारधारा में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला समाज में या किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो 20th सेंचुरी के बाद से जो शिक्षा में निवेश होना शुरू हुआ और शिक्षा को इतनी प्रमुख भूमिका दी गई आर्थिक वृद्धि के लिए, इसलिए 20th सेंचुरी को एज ऑफ ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि 20th सेंचुरी में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या मानव पूंजी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया गया प्रत्येक अर्थव्यवस्था में विश्व के, और इसीलिए इसे एज ऑफ ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ये एक ऐसा समय इसके बाद आया जिसमें कि मानव पूंजी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या प्रमुख माना गया है।
in the sense that primary determinant of a country's standard living is how well it succeeds in developing, utilizing the skills and knowledge and furthering the health and educating the majority of its population. इसका कारण क्या था कि एजुकेशन को और हेल्थ को, स्किल डेवलपमेंट को, नॉलेज एनहांसमेंट को, इस सब पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और इसीलिए इसको एज ऑफ ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है। The past decades have seen extraordinary expansions in access to basic education throughout the Middle East. पिछले कुछ दशकों में ये पाया गया कि जो मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं वहाँ पे शिक्षा की दर में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है और शिक्षा में बहुत ज़्यादा निवेश भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो एजुकेशन है या जो शिक्षा है उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन देख सकते हैं। Many countries are now on the brink of further increase in access to secondary and higher education and in effecting spectacular improvements in the quality of education offered at all levels. मिडिल ईस्ट के अलावा जो अन्य देश थे विश्व के, उनमें भी एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं शिक्षा को फोकस किया गया और उसमें सेकेंडरी और जो हायर एजुकेशन है 10th और 12th लेवल की जो एजुकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली और जो शिक्षा का दर है सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज या बढ़ोतरी देखने को मिली अन्य देशों में। Educating girls and women is probably the single most effective investment a developed country can or a developing country can make, whether or not women work outside or inside the home. ये माना गया कि एक महिला चाहे वो घर पे काम करे चाहे वो बाहर काम करे, इसके अलावा इस चीज़ के अलावा भी अगर एजुकेशन गर्ल्स की और विमेन की या महिलाओं की शिक्षा जो है उसमें वृद्धि देखने को मिले तो ये बहुत ही कारगर साबित होंगे आर्थिक विकास और वृद्धि में। It creates a multitude of positive remunerations for families, including better family health and nutrition, improved birth spacing, lower infant and child mortality and enhanced educational attainment of children. यहाँ बात की जा रही है कि अगर हम एक फैमिली की बात करें और उसमें विमेन जो हैं वो एजुकेटेड हैं या महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हैं तो इसका सीधा असर देखने को मिलता है एक फैमिली की हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे, न्यूट्रिशन पे, इम्प्रूव्ड बर्थ स्पेसिंग में, लोअर इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी में जो शिशु मृत्यु दर है उसमें भी कमी देखने को मिली अगर महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है, एंड एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो चाइल्ड एजुकेशन है उसमें भी वृद्धि देखने को मिली। अगर एक परिवार में एक महिला शिक्षित है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत सारे कारकों पे या इंडिकेटर्स में हमें देखने को मिला। नो कंट्री हैज अचीव्ड कांस्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ऐसा कोई भी देश या अर्थव्यवस्था नहीं है जिसमें कि आर्थिक वृद्धि देखने को मिली बिना मानव पूंजी में किए गए निवेश के। अगर मानव पूंजी में निवेश नहीं किया जाएगा तो अगर हम शिक्षा में मानव पूंजी में निवेश का जो अर्थ है सीधा मतलब है एजुकेशन या शिक्षा से। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल मीन्स एजुकेशन। अगर शिक्षा में हम वृद्धि नहीं कर रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे हैं तो हम आर्थिक वृद्धि भी नहीं कर सकते, ऐसा देखने को मिला। Unequal education tends to have a negative impact on the per capita income in most countries. अगर एजुकेशन लेवल कम होगी, शिक्षा दर कम होगी तो जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो भी कम होगी। तो एजुकेशन का डायरेक्ट रिलेशन है पर कैपिटा इनकम से। अगर शिक्षा दर में वृद्धि आएगी, एजुकेशन ज़्यादा होगी तो प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होगी। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टडीज, एम्पेरिकल स्टडीज जो डेटा का यूज करके ये एस्टैब्लिश करते हैं कि एजुकेशन का और इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था का एक दूसरे के साथ सकारात्मक संबंध है या पॉजिटिव रिलेशन है। पहली स्टडी जो है वो 1998 में हार्बर्गर के द्वारा हम देख रहे हैं। इन द अर्लियर न्यू क्लासिकल मॉडल्स, education was not considered a major input for production and hence was not included in growth models। हार्बर्गर के अनुसार इनकी जो 1998 की स्टडी थी, जो ग्रोथ मॉडल्स थे उनमें एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं दिया गया है या शिक्षा को एक प्रमुख रोल नहीं दिया गया है, क्योंकि ये मानते थे जितने न्यू क्लासिकल मॉडल्स थे कि शिक्षा जो है वो उत्पादन में या उत्पादन में वृद्धि लाने में एक बहुत प्रमुख कारण नहीं है। In the 1960s, mounting empirical evidence stimulated human investment revolutionary economic thought। इसके विपरीत 1960 में जो स्टडी हुई थी बॉमन के द्वारा, उसमें पाया गया था कि ह्यूमन इन्वेस्टमेंट या एजुकेशन या शिक्षा को बढ़ाकर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं या आर्थिक वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। Other studies looked at the impact of education on earnings or estimated private returns। जो बाकी स्टडीज हुई 1964 में बेकर के द्वारा और 1974 में मिंसर के द्वारा, वो इस्टेब्लिश करती हैं कि एजुकेशन को इंक्रीज करके हम प्राइवेट रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं या शिक्षा के दर को बढ़ा के हम व्यक्तिगत रूप में जो उसके बदले प्राप्त हो रहा है आय के रूप में या आय वृद्धि के रूप में, आय असमानता को दूर करने के रूप में, इस तरीके से एजुकेशन का हम पॉजिटिव इम्पैक्ट या सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसा 1964 और 1974 की स्टडीज में पाया गया। A 1984 survey of growth accounting study covering 29 developing countries found estimates of education's contribution to economic growth ranging from less than 1% in Mexico to as high as 23% in Ghana। 1984 की जो स्टडी थी वो ये बताती थी कि 1% से लेके 23% या 23% impact on economic growth can be seen as a result of increase in education। शिक्षा जो है वो 1% से लेके 23% इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। अगर शिक्षा का दर बढ़ाया जा रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें जो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी वो 1% से लेके 23% तक देखने को मिली। अगर मेक्सिको और घना की बात करें, ये स्टडी 1984 में की गई थी सैकारोपोलस के द्वारा। अब हम स्टडी करेंगे एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी। इसके पहले हमने ये समझा कि शिक्षा का आर्थिक वृद्धि या अर्थव्यवस्था पे सीधा असर क्या पड़ता है। अब हम स्टडी करेंगे कि एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी या शिक्षा और उत्पादकता के बीच में कैसा संबंध है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन and primary and secondary education all raise the productivity of workers both in rural and urban areas। रूरल और अर्बन एरिया की बात करें, गांव या शहरों की बात करें, तो यहाँ दोनों ही जगहों पे सेकेंडरी एजुकेशन को, सेकेंडरी लेवल पे शिक्षा को बढ़ाकर हेल्थ इम्प्रूवमेंट अचीव किए जा सकते हैं, स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त किया जा सकता है, न्यूट्रिशन इंक्रीज किया जा सकता है। क्योंकि लोग अगर ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, ज़्यादा शिक्षित होंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे कि उन्हें कौन से फूड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है जो कि ज़्यादा न्यूट्रिशन उन्हें प्रोवाइड करेगी, उनके हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, उनके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभ प्रदान करेगी। और इसके कारण अगर हेल्थ सही रहेगी, स्वास्थ्य सही रहेगी, तो श्रमिक या वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है या जो उत्पादकता है बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वो इंक्रीज होगी। तो एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता और शिक्षा के बीच में जो संबंध है वो कैसा है, पॉजिटिव है।
Secondary education including vocational facilities, acquisition of skills and managerial capacity. सेकेंडरी एजुकेशन में हम लोगों की स्किल्स को इंक्रीज अगर कर रहे हैं, मैनेजरियल कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इंक्रीज करेंगी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता को। अगर लोगों के अंदर ज्यादा मैनेजरियल स्किल है तो वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, और अगर वो उनको स्किल एजुकेशन प्रोवाइड की गई है तो वो ज़्यादा कारगर रूप से काम कर पाएंगे। टर्शरी एजुकेशन सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक साइंस, the appropriate selection of technology imports and the domestic adaptation and development of technology। अगर टर्शरी एजुकेशन की बात करें तो ये सपोर्ट करता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को, और जो टेक्नोलॉजी का हम आयात कर रहे हैं दूसरे देशों से उन्हें बेहतर तरीके से समझने में और बेहतर टेक्नोलॉजी का आयात करने में या तकनीक का आयात करने में टर्शरी एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। Secondary and tertiary education also represent critical elements in the development of key institutions of government, the law, the financial system, among others, all essential for economic growth। Secondary and tertiary education की अगर बात करें तो ये मददगार होते हैं। अलग अलग जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है सरकार की, लॉ या कानून के को बनाने में, उसकी स्थापना करने में, फाइनेंशियल सिस्टम में, और बाकी जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उन सब में ये मददगार होते हैं। एम्पेरिकल एविडेंस एट बोथ माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स फर्दर इल्यूमिनेट्स दिस रिलेशनशिप। एम्पेरिकल एविडेंस का अर्थ है डेटा की सहायता से माइक्रो और मैक्रो दोनों ही लेवल में ये पाया गया कि जो एजुकेशन है वो उत्पादकता को बढ़ाती है। इसी प्रकार से अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, एग्रीकल्चर की, एविडेंस सजेस्ट पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन ऑन प्रोडक्टिविटी अमंग फार्मर्स यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। अगर किसान जो है वो ज़्यादा शिक्षित होगा तो वो ज़्यादा बेहतर या मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करके ज़्यादा उत्पादन कर सकता है या अपनी उत्पादकता को, एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया गया एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी के बीच में। Education also contributes to technological capability and technical change in industry। इसी प्रकार से जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ पे भी अगर एजुकेशन या शिक्षा का दर ज़्यादा है तो वो अच्छी तकनीक के इस्तेमाल में मददगार होता है और टेक्निकल कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। According to Lucas in 1998, the higher the level of education of the workforce, the higher the overall productivity of capital, because the more educated are more likely to innovate and thus affect everyone's productivity। लूकस ने 1998 में एक स्टडी की जिसके अनुसार अगर शिक्षा का दर ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा इनोवेटिव होंगे और इससे उत्पादकता जो है वो बढ़ेगी। A similar externality is generated as the increased education of individuals raises not only their own productivity but also that of others with whom they interact, so that total productivity increases as the average level education rises। 1993 में पेरोटी के द्वारा एक स्टडी की गई जो लूकस की स्टडी से सिमिलर थी, और ये कहती थी कि एजुकेशन या शिक्षा जो है एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करता है। इसका अर्थ है जो व्यक्ति शिक्षित है न केवल सिर्फ उसकी उत्पादकता बढ़ेगी बट जिनके साथ वो इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, विद whom दे इंटरेक्ट, उनकी उत्पादकता को भी वो बढ़ाएंगे क्योंकि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हम देख सकते हैं। अगर एक व्यक्ति शिक्षित है तो वो दूसरे व्यक्तियों को भी से भी अपनी शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं और इसकी वजह से वो ना केवल अपनी उत्पादकता बढ़ाएंगे बल्कि अन्य लोगों की उत्पादकता भी बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी देखने को मिल सकती है अगर एक व्यक्ति एजुकेटेड है। अब हम समझते हैं कि शिक्षा और आय के बीच में या एजुकेशन और इनकम के बीच में कैसा संबंध है। There is also a positive feedback from improved education to greater income equality, which in turn is likely to favor higher rate of growth।
शिक्षा के दर में अगर बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ये आय समानता को लेकर आती है। किस प्रकार से जो लोग गरीब थे पहले, अगर अब वो ज्यादा शिक्षित हैं तो उनकी आय जो है उसमें एक वृद्धि देखने को मिलेगी, और जो समाज में आय असमानता देखने को मिल रही थी उसमें एक, आप कह सकते हैं, गिरावट आएगी, या उसका जो गैप है रिच और पुअर का वो रिड्यूस होगा, और आय समानता जो है वो किसी भी समाज में देखने को मिल सकता है अगर शिक्षा में बढ़ोतरी हो रही है। As education becomes more broadly based, low income people are better able to seek economic opportunities. आर्थिक लाभ जो है या जो आर्थिक अपॉर्चुनिटीज हैं, नए नए अवसर हैं, वो गरीब लोगों के लिए भी अब ज्यादा लाभदायक होंगे क्योंकि वो शिक्षित हैं। तो जो नौकरियां पहले वो नहीं कर पाते थे, अब वो नौकरियां कर पाएंगे। जिन अवसरों का पहले एक अशिक्षित व्यक्ति लाभ नहीं उठा पा रहा था, अब वो उसका लाभ उठा पाएगा। और इसीलिए हम कह सकते हैं देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड people seeking better economic opportunities in the low income group. A study concludes that clearly education is the variable with the strongest impact on income equality. Sakaropoulos के द्वारा 1992 में एक स्टडी की गई जिसके अनुसार एजुकेशन जो है वो सबसे प्रमुख कारक है आय असमानता को दूर करने में या आय समानता को समाज में लाने में। इसी प्रकार से 1990 में बर्ग्यूस एंड मॉरिसन के द्वारा एक स्टडी की गई which suggested that a 1% increase in the labor force with at least secondary education would increase the income of the bottom 40 and 60% by between 6 and 15% respectively. ये कहते हैं कि अगर 1% जो है लेबर फोर्स जो है उसको हम सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो जो नीचे के तबके के लोग हैं 40 एंड 60%, उनकी इनकम को 6 to 15% इंक्रीज किया जा सकता है। सिर्फ 1% वृद्धि अगर हम सेकेंडरी शिक्षा में लेकर आएंगे तो जो नीचे के तबके के 40 और 60% लोग हैं उनकी आय में 6 से 15% वृद्धि देखने को मिल सकती है 1990 के स्टडी के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं क्या रिलेशनशिप है एजुकेशन का और फैमिली का। शिक्षा और परिवार। परिवार जो है आप कह सकते हैं सबसे मूलभूत आधार है। अगर हम किसी भी समाज की वृद्धि की बात कर रहे हैं या सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, तो उसकी सबसे मूलभूत आधार जो है वो परिवार है। फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ अ गुड सोसाइटी एंड ऑफ इकोनॉमिक सक्सेस। To understand the human capital, we have to go back to the family because it is family that are concerned about their children and with whatever resources they have to provide their children's education and values. एक परिवार है जो सबसे ज्यादा फोकस करता है इस बात पे कि उसके बच्चों की एजुकेशन या चाइल्ड की एजुकेशन कैसी होगी। इसीलिए हम एजुकेशन और फैमिली के बीच का रिलेशनशिप यहाँ पे देख रहे हैं। ग्रेटर एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स परहैप्स ऑफ मदर्स टेंड्स टू इम्प्रूव द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली द डॉटर्स। यहाँ पे एक पॉजिटिव या सकारात्मक संबंध देखा जा सकता है कि अगर एक परिवार में महिलाएं शिक्षित हैं तो वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से एजुकेशन या शिक्षा प्रदान करती हैं, और स्पेशली जो लड़कियां होती है परिवार की उनके साथ सही तरीके का व्यवहार किया जाता है और उनको भी समान तौर पे शिक्षा प्रदान की जाती है। More educated men and women tend to invest more in their own health and the health of their children. अगर परिवार में पुरुष और महिला जो हैं वो ज्यादा शिक्षित हैं तो वो ज्यादा निवेश करेंगे अपने स्वास्थ्य में और अपने बच्चों के स्वास्थ्य पे, जो जिसका सीधा असर देखने को मिल सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, प्रोडक्टिविटी पे। Education of the poor helps improve the food intake not only by raising their income and spending on food but also by
इंड्यूसिंग चॉइसेस टू मेक बेटर हेल्दियर चॉइसेस। इसका क्या अर्थ है? अगर व्यक्ति गरीब है और उसकी शिक्षा जो है उसमें हम वृद्धि कर रहे हैं या गरीबों के बीच में जो शिक्षा का दर है उसे हम बढ़ा रहे हैं, तो ना केवल व्यक्ति ज्यादा आय अर्जित करेगा, उसके साथ साथ क्योंकि वो एजुकेटेड है, शिक्षित है, तो जो वो चॉइसेस करेगा हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वो पहले की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होंगे। अ पुअर पर्सन विल मेक बेटर डिसीजंस रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ चॉइसेस with an increase in income and with an increase in education level. The relation between education and better health and life expectancy involves causation both direction. इसका क्या मतलब है? शिक्षा का एक लंबे आयु दर की अगर हम बात करें उसके साथ और स्वास्थ्य के साथ जो संबंध देखने को मिलता है वो दो तरफा होता है। इट्स बोथ डायरेक्शन और पॉजिटिव रिलेशन। अगर व्यक्ति ज्यादा शिक्षित होगा तो उसकी आयु जो है वो ज्यादा लंबी होगी, उसकी स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर होगी। और व्यक्ति की स्वास्थ्य अगर ज्यादा बेहतर बेहतर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसके जो आप कह सकते हैं उसका पूरा समय काल है, अगर वो ज्यादा होगा तो व्यक्ति ज्यादा मोटिवेट होगा कि वो अपने बच्चों की शिक्षा पे भी निवेश करें, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी तो जो इन्वेस्टमेंट या निवेश शिक्षा में होगा उसका जो रिटर्न उन्हें मिलेगा वो ज्यादा होगा। अब हम रिलेशन समझते हैं एजुकेशन और ट्रेड के बीच में, कि शिक्षा और व्यापार के बीच में कैसा संबंध है। 1989 में एक स्टडी हुई ग्रॉसमैन एंड हेल्पमैन के द्वारा जो ये कहती है कि नॉलेज एक्यूमुलेशन इन्फ्लुएंसेस अ कंट्रीज ट्रेड परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ग्रॉसमैन और हेल्पमैन के द्वारा ये कहा गया कि अगर नॉलेज या शिक्षा जो है वो ज्यादा होगी, नॉलेज एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, लोग ज्यादा शिक्षित होंगे, तो इसका एक अर्थव्यवस्था के व्यापार पे और जो कॉम्पिटिटिवनेस है उस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर लोग ज्यादा शिक्षित होंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से व्यापार करेंगे। Young and Keller find that trade itself cannot be the engine of growth, but rather must operate through some mechanism such as the formation of human capital. यंग एंड कैलर जो थे उनका ये मानना था कि ट्रेड इज द इंजन ऑफ ग्रोथ, जैसा कि क्लासिकल्स या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि सिर्फ व्यापार से हम आर्थिक वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यंग एंड केलर कहते हैं कि सिर्फ व्यापार जो है वो आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित नहीं करता, और उसके साथ साथ व्यापार के साथ साथ ये जरूरी है कि हम ह्यूमन कैपिटल या मानव पूंजी में जो निवेश कर रहे हैं उसमें भी हम वृद्धि लेकर आए, क्योंकि अगर लोग ज्यादा एजुकेटेड होंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रेड करेंगे। if people are more educated, if we invest in human capital formation, then effective trade will happen. A World Bank study found that economic growth rates in a sample of 60 developing countries during 1965 to 87 were especially because there was a combination of high level of education and macroeconomic stability. वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी 1965-87 में की गई जिसमें 60 विकासशील देशों को लिया गया और उसमें यह पाया गया कि ये जो देश हैं इसलिए आर्थिक वृद्धि प्राप्त कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का लेवल जो है या शिक्षा का दर जो है वो बहुत ज्यादा है और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है। ये स्टडी हुई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जिसको तिलक ने 1989 में फोकस किया। In order to adapt to an environment of stronger competition and to a world emphasizing the role of information, knowledge and skills, all the economies need continuously to upgrade the overall quality of their labor force. क्योंकि विश्व में बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है रिगार्डिंग टू स्किल, रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, तो इसलिए ज़रूरी है कि विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्था हैं वो इस पे फोकस करें कि कैसे वो अपने लेबर फोर्स की जो क्वालिटी है उसमें लगातार वृद्धि लेकर आ सकती है।
इन सारे पॉइंट्स और रिलेशनशिप्स को समझने के बाद हम 4 पॉइंट्स या 4 बिंदुओं पे इसको कंक्लूड करेंगे लेक्चर को। फर्स्ट इज प्रोग्रेस इन एजुकेशन, एक्सपैंडेड एनरोलमेंट्स एंड लॉन्गर स्कूलिंग has contributed to economic growth and has helped to reduce poverty in developing countries। बहुत सारे स्टडीज जो हैं उसमें ये पाया गया कि अगर शिक्षा में वृद्धि हो रही है, एजुकेशन को एक्सपैंड किया जा रहा है, एनरोलमेंट रेट जो है, जिस दर से लोग एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, स्कूलिंग हो रही है, अगर उस सब को इंक्रीज किया जा रहा है तो ये सुनिश्चित करता है कि आर्थिक वृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा और इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अल्प विकसित या विकासशील देश हैं, उनके यहाँ गरीबी के दर को या पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। एजुकेशन इज इंडिस्पेंसिबल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका अर्थ है कि बिना शिक्षा में वृद्धि या निवेश किए हम आर्थिक विकास को सुनिश्चित नहीं कर सकते। आर्थिक विकास के लिए सबसे, या आप कह सकते हैं जितने भी कारक है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारक जो है वो है शिक्षा। A balanced education system promotes productivity and raises income per capita। अगर एजुकेशन सिस्टम में या शिक्षा का जो संस्थान है उसमें अगर एक संतुलन है तो हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और प्रति व्यक्ति आय या इनकम पर कैपिटा को भी या इनकम पर पर्सन को भी इंक्रीज कर सकते हैं और इससे हम समाज में जो आय असमानता है उसको भी दूर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज इट्स इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो नोटिसेबल एट द माइक्रो लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल फैमिली। हम ना केवल मैक्रो लेवल पे बट माइक्रो लेवल पे जब हम एक परिवार की बात करते हैं, क्योंकि परिवार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है ये डिसाइड करने में कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसा होगा, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फैमिली होती है। फैमिली इज द बेसिक ब्लॉक दैट डिसाइड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इसीलिए एजुकेशन का जो इम्पैक्ट है ना सिर्फ हम मैक्रो लेवल पे देख सकते हैं बट माइक्रो लेवल पे किस प्रकार से एक परिवार जो डिसीजंस लेता है, एक परिवार पे उसका क्या असर पड़ता है, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम देख सकते हैं कि एजुकेशन अगर फैमिली में अच्छी है तो उसका जो इम्पैक्ट है माइक्रो लेवल पे वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या सकारात्मक होता है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।